जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। हम लोग पिछला जो क्लास था प्यारे बच्चों गणित शिक्षण पर या मैथ पेडागोजी कह लीजिए कि उस पर चर्चा कर रहे थे और निम्नलिखित दो बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया था जो कि C-TET में गणित शिक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है पेडागोजी का, और पेडागोजी के कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है वो हमने आप लोगों को बताया था। अब उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो तीसरा जो पॉइंट देखने को मिलता है प्यारे बच्चों कि गणित में कौन कौन सी ऐसी शिक्षण विधियां हैं जिनका प्रयोग किया जाता है और उन विधियों के साथ साथ वो कौन से शिक्षण सूत्र हैं जो कि उन विधियों के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो देख पाएंगे तो बहुत सारे ऐसे गणित के शिक्षण विधियां हैं जो गणित के विषयों में कहीं ना कहीं प्रयोग किए जाते हैं। तो पहला जो विधि का नाम आता है वो है आगमन विधि। ठीक है, तो आगमन विधि को सर्वप्रथम जब गणित में स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले उदाहरण लिया जाता है और उदाहरण की सहायता से हम जैसे बताते हैं फिर उसकी सहायता से बच्चों को प्रयोग करके बताया जाता है। ठीक है, जैसे अब यहीं पे पूछता है कि आगमन से निगमन की ओर एक मेथड है तो उसमें पहले उदाहरण बच्चों को बताया जाएगा, जैसे का प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग फिर किया जाएगा, फिर उसके पश्चात नियम पर आते हैं, सिद्धांत की व्याख्या करते हैं ना, तब कहीं ना कहीं उसको बोलते हैं आगमन से निगमन की ओर। तो हम पहले आगमन में क्या करते हैं, पहले बच्चों को नियम नहीं बताते हैं, पहले उदाहरण बताते हैं और उस उदाहरण की सहायता से नियमों को बताने का प्रयास किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं आगमन विधि। ठीक है, तो पहले इसमें बच्चों को उदाहरण ही दिया जाता है और ये जो विधि है वो गणित में या साइंस में कह लीजिए भी बहुत ही अच्छी विधि मानी जाती है और इसके द्वारा आप हिंदी के ग्रामर में भी इसका प्रयोग होता है, अंग्रेजी के ग्रामर में भी इसका प्रयोग होता है आगमन विधि का, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम्पल पहले दिए जाते हैं उसके बाद नियम और सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। तो इस विधि के द्वारा दिया गया जो ज्ञान रहता है वो काफ़ी दिनों तक बच्चों को स्थायित्व बना रहता है। लेकिन जब हम निगमन विधि की बात कर लेते हैं, नियम पहले बता देते हैं बच्चों को तो बच्चे बहुत रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। जैसे किसी चीज़ का डिफिनेशन हो गया, अगर बच्चों को क्योंकि नियम ही बताया जाएगा ना, तो पहले वो नियम बताया गया उसको याद कर लिया, तो याद की हुई चीज़ें बहुत दिनों तक अस्थायी नहीं रहती हैं, कुछ समय के पश्चात बच्चा भूल जाता है और जब नियम भूल गया तो इसका मतलब वो सूत्र ही भूल गया। ठीक है, तो इस तरीके से पहले बच्चों को ये जब आगमन या उदाहरण देकर के समझाया जाता है तो वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो उसके आधार पर अगर सूत्र याद है मान लीजिए या फिर सूत्र वो जानता है, उदाहरण के माध्यम से उसको समझाया गया है, तो नियम तो या परिभाषा तो ऐसे ही निकाल लेगा, वो सूत्र से परिभाषा बना लेता है। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में कहूँ कि मान लीजिए मैं कह रहा हूँ x बार बराबर समेसन x अपॉन n। ठीक है, तो ये कह रहा है ये मध्यमान का सूत्र होता है। अब बच्चों को हमने क्या बताया, पहले परिभाषा नहीं बताया, नियम नहीं बताया, पहले हमने क्या किया, ये सूत्र बताया। अब सूत्र बताने के लिए मैंने कहा कि मान लीजिए 2 + 4 + 6 + 8 ना, या प्लस कर लीजिए 10, ऐसे कुल 5 संख्याएं हो गई। तो ये क्या है, समेसन या सिग्मा बोलते हैं, तो इसको योग को दर्शाता है। ठीक है, और ये यक्स मतलब पद है, पदों की संख्या, तो जितने पद की संख्या उनको योग कर लेना है और यन क्या है, पदों की संख्या को दर्शाता है। तो कितनी संख्याएं हैं, तो 2 3 2 5 संख्याएं हैं। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए, तो ये 10 20 10 30, ये 30 आ गया योग करने पर और बटे 5 5 6 30, तो जो यक्स बार की वैल्यू आई वो 6 है। ठीक है, ये मध्यमान आ गया आपका 6। तो इसी सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, नियम को भी निकाल सकते हैं, परिभाषा को भी निकाला जा सकता है। जैसे ये मध्यमान बराबर दिया है समेसन x अपॉन n ना, तो कह रहा है दिए गए आंकड़ों का योग करने पर
पदों की संख्या से योग करके पदों की संख्या से भाग देने पर जो योगफल आता है या भागफल कह लीजिए जो आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मध्यमान कहते हैं। तो इस सूत्र से उस बच्चे ने क्या किया, परिभाषा भी बना लिया। तो पहले अब ये जब याद है ना एक तरीके से, या कह लीजिए जब उदाहरण उसको सेट हो गया, तो इस फार्मूले की सहायता से वो नियम बना लेता है। तो इसीलिए बच्चों को ये माना जाता है कि ये विधि जो है वो बहुत ही अस्थाई होती है। अब इसमें कौन कौन से शिक्षण सूत्र काम करते हैं? तो पहला जो शिक्षण सूत्र है वो है उदाहरण से नियम की ओर। जैसे मैंने पहले बच्चों को क्या किया, उदाहरण दिया, अब उसके बाद मैं इसके नियमों की बात कर रहा हूँ कि कैसे हल किया जाता है। अब मैं बताऊंगा बच्चों को कि देखो जितनी भी संख्याएं हैं, अव्यवस्थित संख्याएं, उसको पहले व्यवस्थित करो, फिर क्रमवार रख करके इसको जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो पदों की संख्या है उससे भाग दे दो, भाग देने पर जो आएगा वही क्या हो जाएगा, मध्यमान हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब किसी भी तरीके से जोड़ लो इसको, यहाँ वहाँ किसी भी तरीके से रख करके जोड़ दोगे और जो पदों की संख्या से भाग दोगे वही जो आएगा मान वो मध्यमान कहलाता है। तो आप क्या बता रहे हैं, उसके पश्चात पहले आप उदाहरण बता रहे हैं। ठीक है, तो ये सूत्र है जो कि आगमन विधि के अंतर्गत उस सूत्र का प्रयोग किया जा रहा है। तो पहले हमने उदाहरण बताया, उदाहरण के आधार पर किस तरीके से ये नियम काम करता है, फार्मूला किस नियम पे काम करता है, ये हम बता रहे हैं बच्चों को। तो जब उदाहरण दे दिया जाए तो बच्चा जल्दी भूलता नहीं है, तो ये शिक्षण सूत्र भी काम करता है। फिर उसके बाद है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, तो विशिष्ट मतलब हमें क्या है कि पहले ऐसी चीजें जानकारी देनी है, उनको छोटे छोटे भागों में विभक्त करके, जैसे विश्लेषण से संश्लेषण की ओर ये काम करता है। तो पहले उन चीज़ों को हमको क्या करना है, पहले इस तरीके से छोटे छोटे चीज़ों को बता लीजिए बच्चों को, फिर सामान्य रूप से उन्हें बताइए। तो पहले विशिष्ट चीज़ें जान गए, फिर उसके बाद सामान्य चीज़ें, तो वो भी ज्ञान जो होता है। अब बच्चा जो है पहले छोटे छोटों का अध्ययन कर लिया, फिर पूर्ण रूप से अगर उसको अध्ययन करना है वही छोटी छोटी बातें ही, जैसे मैं कह रहा हूँ ये कोई भी चीज़ है, इसको हमने पार्ट में डिवाइड कर लिया इस तरीके से, और एक एक का हम अध्ययन करते चले जा रहे हैं। तो ये विशिष्ट के रूप में हो गया कि स्पेसिफिक एक एक चीज़ों का हम अध्ययन कर लें, एक एक पार्ट्स का अध्ययन कर लें। अब फिर वही कह रहा है सामान्य रूप से, मतलब पूरे रूप का आप अध्ययन कर लीजिए। तब इस तरीके से भी शिक्षण सूत्र की सहायता से भी ज्ञान काफ़ी अस्थायी होता है बच्चे का, क्योंकि पहले विशिष्ट काम किया जा रहा है, पहले एक एक भाग का, या जिसको कह सकते हैं कि अगर गणित का आप अध्ययन कर रहे हैं तो पहले किसी एक टॉपिक का अध्ययन कर लें। गणित में जितने भी टॉपिक आ रहे हैं तो उसमें से मान लीजिए 10 टॉपिक है जो बच्चों को पढ़ना है, ये हमने, तो मैंने मान लीजिए पहले जोड़ पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जो क्रम आता है घटाव पढ़ाएंगे, फिर गुणा पढ़ाएंगे, फिर भाग पढ़ाएंगे, फिर भिन्न पढ़ाएंगे ना, फिर उसके बाद कुछ भी आए लाभ हानि ऐसा कुछ, तो ये सब कुछ पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब हम पढ़ा क्या रहे हैं, सामान्य रूप से गणित की जानकारी बच्चे को दे रहे हैं, गणित की सामान्य जो संक्रियाएं हैं उसकी जानकारी दे रहे हैं। तो पहले उस भाग को क्या करना है, विशिष्ट रूप से समझना है। अगर एक एक भाग को समझ गया तो वो सामान्य रूप से पूरी गणित को समझ रहा है, वो समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके से इस सूत्र का भी प्रयोग किया जाता है, और बच्चे जब इस तरीके से समझते हैं तो वो ज़्यादा ज्ञान स्थायी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद है अज्ञात से ज्ञात की ओर। बच्चे को पहले क्या करिए, जो ज्ञात नहीं है उसके बारे में अवगत कराइए, फिर उसके बाद जो उसका पूर्व ज्ञान है उससे जोड़ के पढ़ाएंगे तो बच्चों को समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। तो कह सकते हैं पढ़ाने का उल्टा तरीका। ठीक, तो पहले जो उनको ज्ञात नहीं है वो बताइए, फिर उसके बाद जो ज्ञात है वो बता दीजिए, आसानी से बच्चा समझ जाएगा। अमूर्त से मूर्त की ओर, लगभग ये मिलता जुलता है। अमूर्त मतलब ये होता है कि जो दिखाई ना देता हो। ठीक है, जो दिखाई नहीं देता हो, अमूर्त मतलब जो दिखाई देता है। तो पहले वो चीज़ बच्चों को बताइए जो अमूर्त है, फिर उसके साथ साथ उनको अब मूर्त के साथ जोड़ दीजिए। तो कहेगा अच्छा यही बता रहे थे क्या सर, तो वो ज्ञान उसका अस्थायित्व हो जाता है। ठीक है, तो गणित में ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम जोड़ घटाव ही पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो बच्चे को कुछ हम अभी जोड़ना नहीं बता रहे हैं कि हम तुमको जोड़ ही सिखा रहे हैं, लेकिन
उसको कुछ वस्तुएं दे दी हमने कि बेटा ये तुम आम रख लो, ये तुम सेव रख लो, ठीक। अब रख देने के पश्चात अब हम कहें कि तुम्हारे पास कितना आम है, कितना सेव है, जो कि उसमें जोड़ छुपा हुआ है। अब वो जोड़ करके बता रहा है। तो पहले उसको जोड़ नहीं बताया गया था कि तुमको जोड़ना ही सिखाया जा रहा है, जो उसके लिए अमूर्त था। फिर उसके जब जोड़ने लगा तो अब उसको कहा गया कि अब आपको जोड़ सिखाया जाएगा। तो अब उसके पश्चात जो वास्तविक वस्तुएं थी, अब ऐसे बहुत सारी अवास्तविक वस्तुएं भी दे करके उनको जोड़ना सिखाया जा सकता है। या फिर जो अवास्तविक बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके आधार पर वास्तविकता से जोड़ा जा सकता है, यहाँ पे मूर्त रूप में जोड़ा जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम आगमन विधि का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ साथ इन 4 जो है शिक्षण सूत्रों की सहायता से भी सिखाने का प्रयास किया जाता है। तो CTET में प्यारे बच्चों ये बहुत सारे आगमन विधि, अच्छा गणित में कौन सी विधि कह सकते हैं सर्वाधिक अधिक उपयुक्त की जाती है अस्थायी ज्ञान के लिए, तो ऑप्शन बना देगा कि आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, ऐसा कर दिया तो ये मान के चलिएगा कि इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए आप लोग। उसके पश्चात प्यारे बच्चों दूसरा है विधि आपका निगमन विधि। निगमन से ध्यान रखिएगा, जहाँ पर नी की बात आ रही है तो जहाँ पर क्या हो पहले नियम हो, नियम बताएं, परिभाषा बताएं, ठीक है, सिद्धांत बताया जाए और क्या बताया जाए, सूत्र बताया जाए। तो इसका मतलब ये है कि पहले बच्चों को नियम, परिभाषा, सिद्धांत, सूत्र को बताया जाएगा, उसको हम लोग निगमन विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो होता है आगमन विधि का जस्ट कह सकते हैं विपरीत होता है, उल्टा होता है, ठीक, या इसका उल्टा ये होता है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि उसमें क्या था, विशिष्ट से सामान्य की ओर था। तो यहाँ पर पहले क्या किया जाएगा, सामान्य रूप से बच्चों को बताया जाएगा। पहले होल की बात कर लेते हैं, पूरे को बताया जाता है, उसके पश्चात इसको छोटे छोटे भागों में विभक्त करके बताया जाता है। ठीक है, तो गणित की जो संक्रियाएं रहती हैं पहले सबका अध्ययन कराया जाता है, फिर उसके बाद एक एक का विस्तार करके पढ़ाया जाता है। ज्ञात, बच्चे को जो चीज़ें पहले ज्ञात है उसके आधार पर पहले वो बता दिया जाता है, फिर उसके आधार पर जो ज्ञात नहीं है वो चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि हम सरल से जटिल की ओर जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। जो पहले बच्चे को पूर्व ज्ञान है उसके आधार पे हम बताएंगे, फिर जो नहीं है वो चीज़ें बताई जाती है। जब जैसे हमें अगर मान लीजिए LCM लेना है या फिर लसम असर बताना है, ये बहुत सारी बातें बताना है, तो पहले बच्चे को ज्ञात जो चीज़ें हैं जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग अगर पता है तब उसके बाद ही जो अज्ञात है वो बताया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। पहले नियम बता लिया जाएगा हर एक चीज़ का, सीधा सीधा क्रम रहता है। मूर्त से अमूर्त की ओर, बच्चे को जो प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने है पहले वो चीज़ें दिखा करके बताई जाती है, उसके पश्चात जो उनके सामने मौजूद नहीं है वो चीज़ें उनको बताई जाती है गणित में। ठीक है, तो व्यवहारिक रूप में भी ऐसी ही चीज़ें कहीं ना कहीं प्रस्तुत की जाती हैं। यहाँ पे क्या था, पहले अमूर्त चीज़ें बताई जा रही थी, फिर मूर्त चीज़ें बताई जा रही थी। तो यहाँ पहले जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से जो भी वस्तु है, जो भी पदार्थ है, जो भी सूत्र है उसको बताया जाता है, और उसके आधार पर जो उपस्थित नहीं है उसको बताने का प्रयास किया जाता है। फिर उसके पश्चात है नेक्स्ट सूक्ष्म से स्थूल की ओर। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, तो पहले छोटी चीज़ें बताई जाती हैं। जब बच्चा छोटी चीज़ें समझ जाता है तो फिर उसके बाद स्थूल का मतलब होता है व्यापक, बड़ा, तब उसके पश्चात बड़ी चीज़ें उसको समझाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्रम होता है सीधा सीधा जो बच्चे उस तरीके से समझते हैं। ठीक बात, तो कह सकते हैं कि ये दो नियम हैं जो गणित में बहुत
बहुत ही महत्वपूर्ण नियम होते हैं, जिसमें इसके द्वारा सिखाए गए जो ज्ञान होते हैं वो काफ़ी अस्थायी होते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से दोनों बातें अगर स्पष्ट करूं मैं, पहले के लोग जब बच्चे पढ़ते थे ना, तो एक पढ़ने का तरीका होता था, जो गिनती अगर आप देखेंगे तो पढ़ते थे, तो एक होता है सीधा क्रम, 1 2 3 4 5 6 ऐसे पढ़ते हुए 100 तक बच्चों को पढ़ाया जाता था। ठीक, अब बच्चे जब पढ़ लिए तो वो जब पढ़ रहे हैं वो सीधा क्रम जो है वो निगमन विधि है, जो नियम है उसके आधार पे पढ़ा जा रहा है। लेकिन एक होता है जो अब अगर सीख गया है बच्चा ना, तो उसको हम अगर सिखाएं उल्टा कि पहले बेटा 100 पढ़ो, 100 से पहले क्या आता है 99, उससे पहले क्या आता है 98, उससे पहले 97, 96, 95, 94, 93, 92, 90 ना। अब उसके बाद तो इस तरीके से भी उल्टा अगर सीख ले वो, तो कौन सा ज्ञान ज़्यादा स्थायी होगा? जो उल्टा भी कर ले रहा है ना। सीधा उल्टा दोनों पढ़ते हैं तो दोनों तरीके से ज्ञान अस्थायी होता है, लेकिन जब बच्चा उल्टा भी सीख रहा है तो वो ज्ञान बहुत दिनों तक अस्थायित्व रहता है, बना रहता है गिनती में। इसी तरीके से पहले स्लेट आती थी, इस तरीके के स्लेट आते थे जिस पे बच्चे लिखने का कार्य करते थे, तो उसके ऊपर एक गोली नुमा गिनती सीखने के लिए दिया रहता था। एक में 1 गोली, दूसरे में 2 गोली, तीसरे में ऐसे, ताकि वो गिनती 2 तक 10 तक तो जानी जाए। तो बच्चे पहले सीधे ही करते थे, फिर उसके बाद उल्टा भी गिनते थे, गिन के आते थे। तो ये चीज़ें बच्चे जहाँ पर सीधा उल्टा दोनों तरीके से सीख रहे हैं, गणित में ये विधि बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक बात समझ में आया? अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों है विश्लेषण विधि, विश्लेषण एनालिसिस मेथड, जहाँ पर हम बात करते हैं कि जब सिखाया जाए कोई भी पाठ्य वस्तु हो, विषय वस्तु हो, पाठचर्या हो, जब भी बच्चे की सिखाने की बात आती है, जो इसके पहले हमने बात किया था कि सामान्य रूप से या सामान्य जो आपके टीचर ने बना के रखा है कि ये प्राप्त उद्देश्य या सामान्य उद्देश्य है, अगर उसको प्राप्त करना है तो प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है, विश्लेषण विधि का। और इसमें किसी भी पाठ्य वस्तु को समझने के लिए हमें उसको क्या किया जाता है, उसको सूक्ष्मतम भागों में बांटा जाता है, छोटे छोटे भागों में विभक्त करके समझना पढ़ना ही क्या कहलाता है, विश्लेषण विधि कहलाता है। अब इसी को हमने क्या किया, कई भागों में विभक्त कर लिया। विभक्त करके अगर अध्ययन कर रहे हैं तो ये क्या है, आपका विश्लेषण विधि है। तो उस पाठ को, उस प्रकरण को हमने कई भागों में विभक्त करके, जब छोटे छोटे भागों में विभक्त करके अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो आपका विश्लेषण कहलाता है। और विश्लेषण का जस्ट उल्टा क्या होता है, संश्लेषण। जब इसको क्या किया जाए, इसको छोटे छोटे भागों में पढ़ करके जब संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाए, ये संपूर्ण रूप है, ठीक। तो जब छोटे छोटे भागों में अध्ययन करके हम क्या करें, संपूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं, तब वो कहलाता है संश्लेषण विधि। जब छोटे छोटे भागों को जोड़ करके हम क्या करें, संपूर्ण रूप से समझने की बात करते हैं, तब वो क्या कहलाता है, संश्लेषण विधि कहलाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये आपका विश्लेषण और संश्लेषण। विश्लेषण में क्या होता है कि संपूर्ण भाग को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके हम समझते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका विश्लेषण विधि कहलाता है। ये बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि संश्लेषण क्या होता है, विश्लेषण क्या होता है। तो एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, जान लीजिए कि जब किसी भी पाठ्य वस्तु को समझने के लिए उस पाठ्यक्रम को क्या किया जाए, छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिया जाए। पाठ्य वस्तु कह लीजिए, प्रकरण ही रख लीजिए कि प्रकरण को समझने के लिए हम क्या करें, छोटे छोटे भागों में विभक्त करके समझेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, विश्लेषण कहलाएगा। संपूर्ण पाठ को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके समझा जा रहा है। इसमें क्या है, जब उन छोटे छोटे भागों को जोड़ करके संपूर्ण पाठ का जब अध्ययन कर लेते हैं तो उसको हम लोग संश्लेषण विधि कहते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आया। गणित में और भी है, जिसको हम लोग एक अन्य विधि या नेक्स्ट कर लीजिए, 5वां विधि है अनुसंधान विधि, या फिर इसको खोज विधि के नाम से भी जाना जाता है।
अनुसंधान विधि क्या है? इसको हेरिस्टिक मेथड कहते हैं। बच्चों के सामने ऐसी समस्या क्रिएट करके दीजिए जो वो स्वयं से क्या करे, उसका खोज करके समस्या का समाधान करें। ठीक है, तो बच्चों के सामने समस्या उत्पन्न करना और उस समस्या का समाधान बच्चे स्वयं करें, इसी को हम लोग बोलते हैं खोज विधि। विज्ञान में, गणित में भी कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो गणित में अनुसंधान विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वो अपना समस्या का समाधान करेंगे, इसी को खोज विधि कहते हैं। नेक्स्ट विधि है व्याख्यान विधि या व्याख्या विधि बोलते हैं हम लोग। ये लगभग देखेंगे तो बहुत सारे विधियों में बहुत सारे विषयों में इस व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, व्याख्यान विधि की सबसे बड़ी जो खासियत होती है वो ये होती है कि कम समय में अधिक से अधिक छात्रों को एक साथ बैठा करके ज्ञान दिया जा सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी खासियत है, एक कम समय में बहुत सारे पाठ्यक्रम को पूरा किया जा सकता है, जिसमें एनर्जी भी कम लगती है, जिसको शक्ति भी कह सकते हैं, धन भी कम लगती है। ठीक है, एक बार उपकरण का प्रयोग करके हम बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर दिए, काम खत्म हो गया। तो इसमें इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं धन, शक्ति, समय, इन सब की बचत होती है। व्याख्यान विधि का अगर डीमेरिट देखा जाए तो एक डीमेरिट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। लेकिन जब व्याख्यान गणित में हम बात करते हैं तो गणित में जब व्याख्या दें तो श्यामपट्ट पे प्रयोग करें। जब सवाल हल करें तो बिना व्याख्या का वो पूरा भी नहीं हो सकता है। तो जब भी सवाल लगाएं तो सवाल को हल करते समय बोलते रहें, मौखिक रूप से बोलते रहें, ताकि जिस स्टेप पे हम काम कर रहे हैं, जिस तरीके से लगा रहे हैं, जिस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं या जिस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं वो बच्चों को अवगत भी होता चला जाए। नहीं तो मौन होकर के अगर शिक्षण कार्य करेंगे, व्याख्या नहीं देंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। सिर्फ सवाल हल कर देने से बोर्ड पर बच्चों को समझ में आने वाला नहीं रहता है। तो इसलिए जब भी श्यामपट्ट कार्य हम सवाल की ओर मुड़े और हल करने का प्रयत्न करें तो वहाँ पर व्याख्या या मौखिक अभिव्यक्ति बहुत मायने रखती है। इसको हम लोग प्रवचन विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये व्याख्या विधि भी गणित में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जब भी कोई सवाल हल करें तो व्याख्या विधि का भी प्रयोग करते रहें। ठीक, अब उसके पश्चात पहले इसको नोट कर ले, फिर कौन कौन से शिक्षण सूत्र इसमें प्रयोग किए जाते हैं वो आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन कौन से शिक्षण सूत्र प्रयोग किए जाते हैं। तो गणित में बहुत सारे शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नोट कर लें। तो प्यारे बच्चों, गणित में विविध प्रकार के शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग गणितीय शिक्षण सूत्र के नाम से जानते हैं। लगभग आप देखेंगे तो 10 ऐसे गणितीय शिक्षण सूत्र हैं जो गणित में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पहला है सरल से जटिल की ओर। तो जब इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, तो सरल चीज़ें क्या है बच्चों को पढ़ाना। तो पहले उनको गिनती सिखाया जाए, पहाड़े सिखाया जाए, फिर उसके पश्चात जोड़, घटाव, गुणा, भाग, यही तरीका होता है गणित के सिखाने का, जिसको हम लोग बोलते हैं सरल से जटिल की ओर। तो पहले गिनती सिखाइए, ठीक है, उसके बाद उनको जोड़, घटाना, गुणा, भाग। पहले ही अगर आप जटिल चीज़ें, मतलब अगर बच्चों को पहले भाग या गुणा ही सिखाया जाए तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं, क्योंकि उसको पहले जो शुरुआत है सरल उसको लगेगा, वो जोड़ है। तो पहले उनको क्या सिखाना है? जोड़ सिखाना है, फिर घटाव सिखाना है, फिर गुणा, फिर भाग सिखाना है। ठीक है, तो ये होता है शिक्षण सूत्र। इस तरीके से जब सिखाया जाता है तब बच्चे का जो गणितीय संक्रिया है वो बहुत अच्छी हो सकती है। फिर उसके बाद है ज्ञात से अज्ञात की ओर। मैंने अभी जस्ट पहले ही बताया आपको कि जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है, इसीलिए देखे होंगे ना जब किताब लिखी जाती है तो अगर मान लीजिए कक्षा 6 में बच्चा है, गणित को पढ़ रहा है, तो कक्षा 5 में जो चीज़ें पहले पढ़ा होगा तो कक्षा 6 में जब वो जाता है तो 5 की कुछ चीज़ें, कुछ चैप्टर
उस कक्षा 6 की किताब में रहता है, जो पूर्वाभ्यास के रूप में रहता है, जो पहले से वो पढ़ा हुआ है वो पढ़ता है, फिर उसके बाद 6 में वही चीज़ें धीरे धीरे जा कर के व्यापक या नई चीज़ें जो रहती हैं वो पढ़ाया जाता है। तो इसलिए मतलब उसको ज्ञात जो चीज़ें हैं, कक्षा 5 में जो पढ़ा था ज्ञात था वो पहले पढ़ ले, फिर उसके बाद जो अज्ञात कक्षा 6 में जोड़ा गया है उसको पढ़ा जाएगा। तो इस तरीके से ज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चों को पढ़ाया जाए गणित। ठीक, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अब जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को अभी जब बता रहा था तो पहले व्यापक बढ़ाइए, स्थूल का मतलब व्यापक, पहले व्यापक पढ़ा लीजिए, फिर उसके बाद सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बताइए। ठीक है, इस तरीके का। फिर उसके बाद है मूर्त से अमूर्त की ओर, जो बच्चा पहले देख पा रहा है समझ पा रहा है उसको बताइए, फिर उसके बाद जो अमूर्त है उसके लिए उसको बताइए। वही अब इसी तरीके का ये भी है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, जो बच्चे के सामने है डायरेक्ट है वो बता लीजिए, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट की चीज़ें बताइए। सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये तो बताया ही था। हाँ, महत्वपूर्ण ये है जो आप नहीं जानते हैं, अभ्यास से स्वाध्याय की ओर। गणित जो है प्यारे बच्चों, जितना अभ्यास पे है, जितना आप उसको हल करेंगे, सवाल को प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा समझ में आता है। जो आपने हल कर लिया फिर उसके पश्चात आप स्वाध्याय करिए। नहीं आ रहा है तो कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, जोड़ने में, घटाने में, गुणा भाग में, कैरी करने में, तो उसको जब स्वाध्याय करते हैं तो और ज्ञान अस्थायी होता चला जाता है। तो इसलिए इसका भी प्रयोग किया जाना चाहिए। पहले अभ्यास करिए, फिर उसके बाद स्वाध्याय भी करिए उसको। ठीक है, अनुभव से तर्क की ओर। जब बच्चे को अनुभव हो जाता है गणित में कुछ चीज़ों का, तो वो जानते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे गणित की संक्रियाएं होती हैं जिसमें पेपर और पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने अनुभव के आधार पे दिमाग में ही उसका कैलकुलेशन कर लेता है, तर्क वितर्क करता रहता है। तो यही होता है अनुभव से तर्क की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये तो आपको बताया ही है। सुगम से कठिन की ओर, लगभग इसी के जैसा ही है। सुगम मतलब जो पहले उनको क्या है, सुगम मतलब एकदम जो सरल हो। ठीक, वो चीज़ें बता दीजिए उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर, उसके बाद उसमें जटिलता धीरे धीरे जो कठिनाई स्तर है उसको बताते चलिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो गणित की शिक्षण में ये मुख्यतः 10 जो है वो शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करके शिक्षण कार्य किया जाता है। ठीक, अब देखिए एक प्रश्न आपका यहीं से बन जाता है, जो आप देखेंगे तो गणित में एक प्रश्न ये C-TET में पूछता है, वो रहता ही रहता है। ठीक है, पेडागोजी में, जिसमें पूछता है कि अधिगम अक्षमता, अधिगम अयोग्यता, या अधिगम असमर्थता, या अधिगम निःशक्तता। ठीक है, ये एक तरीके से बीमारी है। जैसे दे देता है कि कक्षा 6 का लड़का है जो गणित के सवाल को हल कर रहा है, और हल करते समय उसको समस्या या कठिनाई हो रही है या त्रुटियां कर रहा है, और वो सवाल को उसका उत्तर ये नहीं बल्कि ये आ रहा है, तो निम्नलिखित में से उसको कौन सी बीमारी है। ठीक है, जिसमें दिया रहेगा अपैज्या, डिसलेक्सिया, ठीक है, डिसकैलकुलिया, या फिर वाचन क्षमता। तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर अधिगम अक्षमता से रिलेटेड, गणित में अधिगम अक्षमता, क्योंकि अक्षमता तो बहुत विषयों में होता है। ठीक, तो जहाँ पर गणित में अक्षमता की बात करें, या अधिगम अयोग्यता की बात करें, या अधिगम असमर्थता की बात करें, या अधिगम निःशक्तता की बात करें, तो गणित से संबंधित 2 बीमारियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? ऐसी गणित में पहली बीमारी ये होती है कि जब बीमारी कुछ हल्की फुल्की हो, जिसको डॉक्टरी सलाह के द्वारा या फिर बहुत सारे प्रैक्टिस के द्वारा, गणित के जो शिक्षक हैं उनके दिशा निर्देश के द्वारा इस कमी को दूर किया जा सकता है। मतलब हल्की फुल्की है समस्या, तो वो शुरुआती जो समस्या होती है उसको हम लोग बोलते हैं अकरिकुलिया, जिसमें सुधार की संभावना थोड़ी बहुत होती है या किया जा सकता है। लेकिन यही बीमारी क्या हो, जब जटिल हो जाए, भयानक हो जाए, जो आप मिस्टेक करते ही हो करते, जैसे होता है ना बच्चों को 6 में 9 में अंतर नहीं समझ में आता है। ठीक, ये समस्याएं हो, या 69 के बाद क्या आएगा ये भी समस्या होती है छोटे बच्चों में।
बहुत बच्चों से गणित के रूप में पूछ दिया जाता है कि 89, 69, 87 में कौन बड़ा है। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं होती हैं ना। तो जहाँ पर कैलकुलेशन संबंधी समस्या की बात आएगी, इसका मतलब उसको कौन सी बीमारी है, डिसकैल्कुलिया से संबंधित बीमारी है या फिर अरेकैल्कुलिया बीमारी है। उसको वो क्या कर रहा है, गणना सही नहीं कर रहा है, गणित का जो सवाल है उसको गलत कर रहा है। तो ये बीमारी है जो अधिगम में हो रहा है उसको, या पढ़ने लिखने में ये बीमारी हो रही है। पढ़ने लिखने का सेंस है वो गणना से रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। गणित में जब पूछेगा तो वो आपके कैलकुलेशन से रिलेटेड आएगा। तो अब इससे पता कर लीजिएगा कि जहाँ कैलकुलेटर क्या करता है, जोड़ घटाना गुणा भाग करता है ना, तो यही है, मतलब गणित से संबंधित बीमारी है वो। तो कैलकुलेटर से भी आप पता कर लेते हैं, तो उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग है, तो यही दिया है। अब डिस लगा रहेगा, इसका मतलब आप पहचान कर लेंगे कि वो गणित से संबंधित बीमारी है, डिसकैल्कुलिया। ठीक, गणित में समावेशी की भी बात की जाती है। एक पॉइंट यहीं पे आप नोट कर लीजिएगा, समावेशी शिक्षा। तो समावेशी में कहा जाता है वो ऐसे बालक जो सीखने योग्य हैं, नहीं सकते हैं सीखने, लेकिन कोई बीमारी है लेकिन वो सीखने योग्य हैं, उनकी मानसिक स्थिति अच्छी है, तो एक ही क्लासरूम में एक ही छत के नीचे जो बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको समावेशी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। अब जरूरी नहीं है कि एक ही विषय सीखने योग्य है तो एक क्लास में बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अगर एक शब्द में कहा जाए तो सबका साथ सबका विकास को ही हम समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग भी हो सकता है, दिव्यांग भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन पढ़ने योग्य है वो। तो ऐसे बच्चे अगर क्लासरूम में बैठ करके सामान्य बालकों के साथ अगर बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है, जो सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग या विकलांग बालक बैठ करके शिक्षा लेते हैं एक ही क्लासरूम में, उनको समावेशी बोलते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो गणित से संबंधित जो आपको C-TET में क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ से हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको लेकर के बता दिया, समझा दिया। अब गलत जो है वो नहीं करिएगा पेडागॉजी के क्वेश्चन। ठीक, इसको नोट कर लें आप लोग।